नमस्कार। नमस्ते दोस्तों। शनिवार मोटिवेशन वाला नवीन नितिन में एक बार पुनः आपका स्वागत है। और वास्तव में बहुत ही अच्छी फीडबैक मिली है। जो हमने मनोबल कैसे बढ़ाएं, मोटिवेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम फर्स्ट सीरीज किया था, बिल्कुल वो समय की बहुत बड़ी ज़रूरत थी और मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को हम इंस्पायर कर पाए होंगे जी। और लोगों ने वो एपिसोड भी काफ़ी शेयर किया होगा, मैं तो ऐसी उम्मीद करता हूं, क्योंकि हर घर में आपको इस तरह के लोग मिल जाएंगे जिनमें पोटेंशियल है, लेकिन कुछ तथाकथित कारणों से या उनकी सोच की वजह से वो कैच नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों ने अब कैच करना शुरू कर दिया होगा। और आज का जो एपिसोड है वो मैं बताना चाहता हूं कि हमारे इनबॉक्स में और मेरे को जो फीडबैक, और इनफैक्ट एक बंदा तो मेरे ऑफिस में ही वॉक इन कर गया और उसने मुझे कहा कि सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर उस पर आप कुछ बोल पाएँ तो मैं इतना इंस्पायर हुआ नितिन कि मुझे लगा कि आज हम लोग अगर हो सके तो इसी पॉइंट पे बात कर लेंगे। उसका कहना था कि सर मैं भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन सर आप जानते हैं मेरी फैमिली में रिसोर्सेज की कमी थी और मैं थोड़ा एज में बड़ा हो गया हूँ और मेरी शादी हो गई है और 2 बच्चे हैं, लेकिन सर मैं कंपटीशन की तैयारी अभी भी पूरी ईमानदारी से कर रहा हूँ। लेकिन सर बार बार दिमाग में ये ख्याल आता है कि जो लोग मैरिड नहीं हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं और जिनके पास घर से पैसे आ जाते हैं, सर उनके मुकाबले में मेरे क्या चांस हैं। तो नितिन मैं अगर एक लाइन में उसकी बात को समअप करूं कि हाउ आई कैन कैच द रेस, एकदम सही कहा आपने। हाउ टू कैच द रेस, कि मैं उस रेस को कैसे पकड़ पाऊंगा जिसमें मेरे साथ यंगस्टर दौड़ रहे हैं, अनमैरिड दौड़ रहे हैं और ऐसे बच्चे दौड़ रहे हैं जिनके पास रिसोर्सेज उनके घर वालों ने उपलब्ध करा दिए हैं, खुद अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने सोचा देखो नितिन कितनी बड़ी दुनिया है और कितना बड़ा एक ऐसी कैटेगरी है जिसके बारे में हम लोग नॉर्मली सोच नहीं पाते हैं, एकदम ध्यान में ही नहीं आता कि भाई देखिए ये समानता की रेस कहाँ हुई कि भाई एक व्यक्ति है जिसको घर वालों ने कह दिया है कि बेटा तू तो फुल टाइम पढ़, तेरे को ये सारे कोचिंग और ये सारे नोट्स तेरे को दे दिए हमने। तो ऐसा आदमी जो अपने परिवार को पाल रहा है, बच्चों को पाल रहा है, सारे दायित्वों का पालन कर रहा है, सब्जी भी लानी पड़ती होगी यार, ग्रोसरी भी लानी पड़ती होगी, बीमार हो जाए तो बच्चे को अस्पताल भी लेके जाना पड़ता होगा, लेकिन उसके अंदर भी जील है कि मैं भी सफल हूँ। तो क्या यार 35 साल होने का मतलब या शादी हो जाने का मतलब या बच्चे हो जाने का मतलब ये थोड़ी है कि यार वो उनका मुकाबला नहीं कर सके। तो आज क्यों नहीं इसी बारे में बात की जाए। एकदम सही। और इस जो आपने बात कही इससे मुझे 3 घटनाएं याद आती हैं। वाह। पहला तो कंप्यूटर CSR नाम की एक मैगजीन हुआ करती थी, उसमें एक एड आता था, एट 20 संजय वांटेड टू बी अ डॉक्टर, एट 25 ही वांटेड टू बी एन इंजीनियर, एन IAS ऑफिसर, एट 35 ही इज अनएम्प्लॉयड। तो मुझे हमेशा लगता था कि अनएम्प्लॉयड क्यों कह रहे हो, 35 ही तो हुआ है। 35 से आगे कितने सारे लोग होते हैं जो एक वर्ड हम लोग इंग्लिश में यूज करते हैं, लेट ब्लॉसम करते हैं। कुछ फूल ऐसे हैं जो खिलने में वक्त लगाते हैं। बिल्कुल। तो क्या वो फूल नहीं है? क्या उनको फूल मानना बंद कर देना चाहिए खुद को? और फूल को फूल दुनिया ना माने तो वो तो ब्लडी फूल है, पर अगर फूल खुद को फूल मानना बंद कर दे तो गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो मुझे लगता है आपने बिल्कुल सही विषय आज का चयन किया है आज, और हमें इसी पर बात करनी चाहिए। भाई एक लड़की है, अब वो मान लीजिए मैरिड हो गई, घर वालों ने उसकी 22 साल में शादी कर दी और बच्चा हो गया उसको, और अब उसका मन करता है कि वो भी कंपटीशन की तैयारी करे, टीचर के एग्जाम की तैयारी करे, तो कोई गुनाह थोड़ी है। लेकिन उसके मन में ये ख्याल आना बड़ा स्वाभाविक है। जब वो क्लास लगाने जाती है, एक कोचिंग सेंटर पे जाती है साड़ी के अंदर, क्योंकि घर वालों की जो एक लेवल है उसको भी मेंटेन करना है, तो वो साड़ी में आई है सेंटर पे और सामने पढ़ा रहे हैं और बगल में जो लड़कियां हैं वो अनमैरिड हैं, तो देखकर एक बार उसे कॉम्प्लेक्स आता है। उसे एक बार दिमाग में जो उसके विचार हैं उनमें एक बार तो गोते आते होंगे, या उसको एक बार इस बात में डूबना पड़ता होगा, क्या इनके मुकाबले मेरे चांसेस फेयर हैं? डू आई स्टैंड ए चांस? एकदम। और ये तो आपने एक कैटेगरी कही, पर मुझे एक और कैटेगरी याद आ रही है। जब मैंने NGOs के साथ पूरे हिंदुस्तान में काम किया तो मैंने अक्सर एक बड़ी मजेदार चीज देखी कि एक तो बच्चा है जो शहर में है और उसके एग्जाम होते ही घर में कर्फ्यू लग जाता है, माँ बाप के भी एग्जाम शुरू हो जाते हैं। सही है। शहर में बच्चे का एग्जाम नहीं होता, माँ का एग्जाम होता है। आप देखिए कैसे वो जागती है। और वहीं गांव की एक बच्ची है जो 11th का एग्जाम या 12th का एग्जाम देने के साथ साथ
गाय भैंस का दूध भी निकालती है, उनके लिए सानी भी करती है और माँ का हाथ भी बटाती है। और शर्त ये रखी जाती है कि जब तक ये तू सब कुछ नहीं करेगी तब तक तुझे पढ़ने नहीं देंगे। बिल्कुल सही है। तो कहने का मतलब है कि जिन लोगों को इक्वल चांस नहीं मिल पाता है बिकॉज उनके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या रिसोर्सेज की कमी है, तो उन लोगों को हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। हाउ टू कैच द रेस, हाउ टू कैच द रेस, उन्हें लगातार अपने आप को कैसे मोटिवेट करना चाहिए, इस पर कुछ एग्जाम्पल और कुछ स्टोरीज के जरिए बात करने की और आप कोशिश पास करेंगे। से एक स्टोरी तैयार होगी होगी। मैं कोशिश करता हूं, मुझे लगता है कि एक स्टोरी इस पे फिट हो सकती है सिचुएशन, क्योंकि हमने बहुत जल्दी जल्दी सोची है तो, लेकिन कोई ना कोई सिचुएशन इस पे फिट हो जाएगी। मैं ये समझता हूं कि जो लोग अपने मन में इस तरह के कॉम्प्लेक्स पाल लेते हैं कि मैं अब एज में थोड़ा ज़्यादा हूँ, सीनियर एज का हो गया हूँ, या मैं तो एक मैरिड बच्चों वाली औरत हो गई हूँ, या मेरे पास हिंदी मीडियम है और ये एग्ज़ाम में इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट है। आप कहें तो है ना? इसको एक शब्द दे दें, हाँ, इफ यू थिंक यू हैव अ हैंडीकैप। आप किसी भी चीज को एक हैंडीकैप मान लें, हाँ। उम्र को मान लें, परिस्थितियों को मान लें, अपने इंग्लिश के ना आने को मान लें, हाँ, बिल्कुल। या वास्तव में किसी स्पेशली एबल्ड मतलब होने की आपने ability को मान एक लें। कमी को तवज्जो दे दी है और आप उससे बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। Yes. तो ऐसी सिचुएशन के लिए कहानी पर आपने कहा, तो मैं कहानी आपको बता देता हूँ। वैक्सीन 50 में मैंने कहीं उल्लेख भी की थी ये कहानी। इसमें क्या होता है कि एक कोई साधु थे हमारे इंडियन, जो हिमालय में तपस्या कर रहे थे, और तपस्या करते करते उनको लगा कि कहीं ना कुछ मिसिंग है। और तब उनको किसी ने बताया कि हिमालय के पार तिब्बत में एक बड़े अच्छे धर्म गुरु हैं, आप उनके पास जाइए, उनसे थोड़ी शिक्षा लेके आइए और आपको शायद वो जो मिसिंग लिंक है आपका तपस्या का वो मिल जाए और आप सफल हो जाए। उसने कहा कोई खास बात नहीं है, मैं चला जाता हूँ। तो वो जो है हिमालय क्रॉस किया और वो तिब्बत चला गया। अब वहाँ पर जाकर उन्हें वो गुरुजी मिल गए। वो गुरुजी ने उनको कोई ज़्यादा भाव नहीं दिए क्योंकि वो बिजी थे अपनी खुद की तपस्या में। वो 10 दिन तक वहाँ रहे, जैसे कि उनको नोट ही नहीं किया गया, उनको ऐसी फीलिंग करा दी गई। और 11वें दिन उस तिब्बतन गुरु ने उनको बुला के कहा कि बताओ यार क्या कहना है। तो उसे लगा चलो आज मेरी सुनवाई तो हुई। उन्होंने कहा कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मैं एक तपस्या कर रहा हूँ लेकिन सफल नहीं हो रही है, सुना है कि सर आप मुझे कोई बहुत काम की टिप दे सकते हैं। उन्होंने कहा तुम क्या क्या तपस्या कर रहे हो। उसने बता दिया मैं ये करता हूँ। उन्होंने सुनने के बाद कहा ये पूरी ठीक है, दिस इज़ फाइन, बस एक छोटी सी बात मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। तो हमारे जो इंडियन गुरु थे उन्होंने पूछा कि क्या। उन्होंने कहा कि जब तपस्या करने लगो तो बस ये देख लेना कि बंदर की बात दिमाग में नहीं आए और आप जाइए। उसने कहा बस इतनी सी टिप थी, अरे ये तो बहुत आराम से कर लूँगा मैं। और वो लौट के वापस आ गए, हिमालयाज़ में फिर से ध्यान लगाने लगे। लेकिन जो चीज़ उन्हें इतनी आसान लग रही थी वो तो उनके लिए असंभव हो गई, क्योंकि वो जब भी तपस्या करने बैठते और गुरु की बात याद करते तो बंदर की बात याद नहीं करनी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा हर समय उनके दिमाग में बंदर ही आता था। तो जो ये हैंडीकैप तुमने कहा है ये वही बंदर है। क्या बात है, एकदम से ये वही बंदर है जो दिमाग से निकल आपके दिमाग पे कौन सा बंदर बैठा है, आपके दिमाग पे नहीं, कंधे पे कौन सा बंदर बैठा है। क्योंकि विश्वास मानिए, एक बहुत प्यारा शेर है, रोशनी उधार मांगता है क्यों, रोशनी उधार मांगता है क्यों, उधार मांगता है क्यों, उठ अंधेरा निचोड़ के रखते। वाह क्या बात है। क्योंकि जब जब ऐसा होगा कि आपके जीवन में कभी भी कोई बंदर आपके कंधे पे बैठा हो, तो वही बंदर आपका फोकस बढ़ा भी सकता है। हाँ, ये बंदर लगातार आपके कानों में आपके जो, मैं तो कहूँगा कमी नहीं है, Exactly. आपको जो कमी लग रही है वो आपके कानों में बता रहा है, और आप उस बंदर की बात को इतना ज़्यादा माइंड कर रहे हैं कि जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो Exactly. यार अपने खुद को रोकने वाले बंदर को अपने ही कंधे पर बिठाकर आप प्रमोट करना छोड़ दीजिए। उस बंदर को अदृश्य होने दीजिए, उसको डिसअपियर होने के लिए बोलिए, उसको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालिए। क्योंकि लोगों ने 35 साल क्या, लोगों ने 55 साल में, 65 साल में, आपने सुना होगा हिमालय पर हमारी एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली कितनी वृद्ध महिला, अब मैरी कॉम को आप देख लीजिए, उन्होंने बॉक्सिंग प्रतियोगिता कौन से सालों में जाके जीती। इसी तरह से आपको बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे मिल जाएंगे जिनको लगा था 50 साल तक कि वो शायद इस जन्म में सफल नहीं हो सकते, लेकिन अचानक से सफलता ने उनका कदम चूम लिया। मैंने आपको पिछले एपिसोड में भी कहा था कि गाँव में अचानक दूसरों को देखकर तैयारी करने वाला लड़का आर्मी में सेलेक्ट होकर कैप्टन और लेफ्टिनेंट और पता नहीं क्या क्या पोजीशन पर पहुँच जाता है और गाँव का नाम रोशन करता है। तो भाई
ये जो हैंडीकैप हमने माने हुए हैं, ये जो कमजोरियां और कमियां हमने लादी हुई हैं अपने दिमाग पर, इनसे बाहर निकलिए। आप देखिएगा, आप अपने पूरे परिवार को, अकेला वो कुंवारा आदमी अगर सफल होता तो वो खुद के लिए खुश होता, अरे आपके लिए तो खुश होने वाले भी 4 लोग होंगे, क्या बात है। और आपकी कामयाबी से तो 2-2 घर खुश होंगे, आपका एकदम। मायका भी और आपकी ससुराल भी। यदि आपका हैंडीकैप मैरिज है तो, और यदि आपका बंदर या आपका हैंडीकैप जो है वो ये है कि आपके पास संसाधनों की कमी है या परिस्थितियां मुश्किल हैं, तो भी आइए पहली टिप की तरफ चलते हैं। बिल्कुल, और पहली स्टार्ट करें। टिप है, आपके 2 कंधे हैं, 2 शोल्डर्स, एक राइट हैंड शोल्डर और एक लेफ्ट हैंड शोल्डर। आप दुनिया की बहुत सारी किताबों में इन दोनों शोल्डर्स के बारे में कहा गया है कि इन पे 2 एंजल्स बैठते हैं। एक राइट हैंड शोल्डर वाला है जो आपके कान में अच्छी अच्छी बातें बोलता है, और एक लेफ्ट हैंड शोल्डर वाला है जो आपके कान में सारी नेगेटिव बातें बोलता है। दुनिया की किताब को हटा दीजिए, साइकोलॉजी पे आ जाता है। आपका बैकग्राउंड म्यूजिक क्या कहता है, आप कौन से शोल्डर को फीड करते हो। बिल्कुल सही है। आप हैंडीकैप वाले शोल्डर को फीड करते हो तो आप लेफ्ट हैंड शोल्डर के साथ जिंदगी जी रहे हो। और यदि आप ये देखते हो कि आपके पास यदि एक बंदर है तो और जरूरी है कि अब आप और अपने आप को झोंक दो। आपको ये बंदर कभी भी सुस्त नहीं होने देगा, ये बंदर आपका फोकस कभी हटने नहीं देगा, बिकॉज आपके पास एक और कारण है सफलता प्राप्त करने का। तो अब अगर यदि आपने राइट हैंड शोल्डर को खाना खिलाना शुरू किया, यदि आपने राइट हैंड शोल्डर को मजबूत करना शुरू किया, तो आप वास्तव में इसी बंदर की मदद से बल्कि उल्टा अपने आप को सफलता के पास ले जाते जाएंगे। अपने आप से पूछिए, आप कौन से शोल्डर को खाना खिलाते हो। शोल्डर को खाना खिलाते हो मतलब आप पॉजिटिविटी ढूंढते हो या आप अपनी नेगेटिविटी वाली दिमाग को ताकत देते हो। आपको अपने पॉजिटिविटी वाले दिमाग को ताकत देनी होगी। एनएसजी कमांडोज के साथ काम करने का मौका मिला मुझको। मैंने 2-3 और फोर्सेस के कमांडोज के साथ भी काम किया। एक बड़ी गजब की बात बोलते हैं वो। अच्छा। वो कहते हैं, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। वो कहते हैं तुम्हारी कमजोरी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जिसने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाना सीख लिया वो कमांडो हो गया। आइए आज से हम कमांडो बनते हैं, अपने राइट हैंड शोल्डर को फीड करना शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो जैसा कि नितिन ने जो बात कही है, मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ, पूरी तरह से समर्थन करता हूँ कि अगर आप अपने पॉजिटिविटी को, आप अपनी अच्छी चीज़ों को उभारने की कोशिश करेंगे और आप उनमें भी अच्छी चीज़ें देखेंगे, तो जो कमज़ोरी आपको कमज़ोरी लग रही हैं, एक्चुअल में वो आपकी मजबूती सिद्ध हो सकती हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे आसपास आपको मिल जाएंगे। आपको अपने आसपास ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियन मिल जाएंगे। रिजर्वेशन के कारण एक महिला को, मान लीजिए आपके गांव में सरपंच बनाया गया, और आपने एक वर्ड सुना होगा सरपंच पति, और वो जो महिला होती है वो केवल इसलिए सरपंच बन जाती है क्योंकि महिलाओं के लिए रिजर्वेशन था, लेकिन उसको माना जाता है कि ये तो एक रबड़ स्टाम्प बन जाएगी। नितिन, मैंने अपनी कलेक्टर की नौकरी के दौरान ऐसी महिला रिप्रेजेंटेटिव देखी हैं जिनको घर वालों ने केवल एक प्यादे के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश करी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने खुद को इतना ग्रो कर लिया कि वो गांव की समस्याओं में एक्चुअल में रुचि लेने लग गई। वो गांव की मीटिंग्स में खुद जाने लगी, जबकि उनके पति कहते थे तुम्हें मैंने सरपंच बनाया है लेकिन मैं जाऊंगा सरपंच पति के तौर पे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं। ऐसे प्रधान मैंने देखे पंचायत समितियों के अंदर जिन्होंने कहा कि नहीं, हमें अपना काम करना आता है, और उन्होंने अपने काम के जरिए लोगों में अपनी पहचान बनाई। और देखते देखते जो वास्तव में हमारी संविधान ने सोचा होगा कि किस तरह से औरतों को मजबूत करना है, वाकई में उन्होंने साबित कर दिया। तो बहुत सारे को मजबूती में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने अपनी कमजोरी को। उन्होंने देखा कि उनके अंदर एक महिला होने के नाते जो सेंसिटिविटी होती है, जो संवेदनशीलता होती है, जो एक ममत्व की भावना होती है, उन्होंने उसको अपना हथियार बनाया। लोगों को लगा कि देखो यार, पुरुषों को हम ये प्रॉब्लम समझा रहे थे तो समझ में नहीं आ रही थी। लड़कियों के स्कूल में टॉयलेट नहीं होने पर किस तरह की प्रॉब्लम आती है वो बेटर अप्रिशिएट कर पाई। अगर गांव में मेरी किचन का गंदा पानी मेरे ही घर में वापस आ रहा है, उससे किस तरह की परेशानी होती है वो ज़्यादा बेटर अप्रिशिएट कर पाती है। मुझे अपने घर के लिए पीने का पानी 2 किलोमीटर से भर के लाना पड़ता है, ये बात वो ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाती हैं। मैं केवल एक एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपकी उम्र 35 साल है तो भाई साहब आपके पास 35 साल का एक्सपीरियंस भी तो है, जो उस 20 साल वाले लड़के के पास नहीं है।
एकदम। और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आपने क्या हिंदी को मजबूत किया है? गलती हमारी तब है जब हमारे कीमती स्कूल वाले टाइम को, कॉलेज वाले टाइम को या कोचिंग में जाकर पढ़ने वाले टाइम को हम सही प्रकार से यूज़ नहीं करते। और जैसा कि हमने प्रॉमिस किया है, नेक्स्ट एपिसोड में हम इस पे बात, टाइम मैनेजमेंट पे बात करने वाले हैं। लेकिन मैं फिलहाल आज के एपिसोड में इतना तो ज़रूर कहने वाला हूं कि कृपया करके जब आप पढ़ने बैठते हैं तो अपनी इन कमजोरियों को सबसे पहले दूर करिए। और आखिर बात तो यही कहूँगा, इंग्लिश आफ्टर ऑल सिर्फ एक लैंग्वेज है, वो मेरे पूरे करियर को बनाने से मुझे नहीं रोक सकती। बहुत अच्छी अच्छी सिंपल किताबें आती हैं, आप ज़रा फोकस करिए। ये जो पासबुक टाइप की स्ट्रेटजी है ना इंग्लिश को पढ़ने की कि भाई रातों रात या 30 दिन में और 15 घंटे में आपको इंग्लिश सिखा देंगे, इन सब चीज़ों से बचिए। क्योंकि आप लोगों ने ABCD सीखने में बचपन में कितना समय लगाया था, याद रखिएगा। तो इसीलिए सीखने का प्रोसेस धीरे धीरे होता है, तरीके से होता है, फाउंडेशन के साथ होता है। अचानक से कोई सजावटी कंगूरा नहीं बना सकते। मजबूत नींव फाउंडेशन रखकर हम इंग्लिश को भी एक दिन जवाब दे सकते हैं। और फिर वैसे भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिस तरह की इंग्लिश आती है उसकी तैयारी करना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है। वापस जाइए अपनी 6th क्लास की इंग्लिश की बुक पर, 7th क्लास की बुक पर, जब सबसे पहले टेंस आपने सीखे थे उस वाली किताब को वापस निकालिए। और नहीं तो अब आपका बच्चा, क्योंकि आप 35 साल के हैं, तो आपके बच्चे की किताब लेकर उसमें से पढ़ने की कोशिश करिए। उसमें शर्म वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि चीज़ों को सिंपल तरीके से अगर पढ़ना है। मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जब कोई भी आदमी हिंदुस्तान में सिविल सर्विस की तैयारी शुरू करना चाहता है और हमसे टिप्स मांगता है, किसी से भी मांग ले, वो सबसे पहले यही कहता है 6ठी से 10वीं क्लास की NCERT पढ़ लीजिए। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? तो ये बैरियर तोड़िए और धीरे धीरे अपनी तैयारी करना शुरू कीजिए, सफलता आपके पास आएगी। एकदम सही कहा आपने। और मुझको एक लाइव एग्जाम्पल समझ में आता है, क्योंकि एक हैंडीकैप तो यह है कि आपकी उम्र ज़्यादा हो गई, एक हैंडीकैप ये है कि आपकी परिस्थितियां इतनी मुश्किल हैं। मैं सेव द चिल्ड्रन के साथ काम कर रहा था राजस्थान के टोंक जिले में, और वहाँ पर एक महिला थी जो अनपढ़ थी और वो बीड़ी की फैक्ट्री में काम करती थी, जिनको सिर्फ 800 रुपये तनख्वाह मिलती थी। उन्होंने वहाँ से सेव द चिल्ड्रन को ज्वाइन किया, सेव द चिल्ड्रन के साथ काम करना शुरू किया, और करते 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 अपने क्षेत्र में इतनी पॉपुलर हो गई कि उसके क्षेत्र के लोगों ने ही उनको MLC का चुनाव लड़ाया और जिताया। वाह। अब आप देखिए, यदि आप शिद्दत के साथ अपने किसी भी एक एरिया में काम करने में लग जाएं, हाँ बस यह है कि शिद्दत के साथ लग जाइए। जो आपने पिछले एपिसोड में जो कहानी सुनाई ना, वो कोकून वाली, बस आप कोकून से अपनी तितली निकालने की जिद मत कीजिए। ज़्यादातर जब हम गांव में काम करते हैं तो हम एक चीज़ पाते हैं कि गणित और अंग्रेजी, इसके भूत आपको सताते हैं। ये इतनी मजबूत, आपकी मजबूती इतनी कमज़ोर नहीं होती है कि आप गणित या अंग्रेजी से हार जाएं, पर गणित या अंग्रेजी के भूत से आप हारने लगते हैं। तो इसी से हमारी दूसरी टिप निकल कर आती है कि आप कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपैरिजन से अपने आप को किल कर रहे हो, बिकॉज कंपैरिजन कैन किल यू, बिलीव मी। अगर किसी व्यक्ति की अंग्रेजी अच्छी है, उसके पास आपसे अधिक संसाधन है, तो उसका आपसे ऊपर होना कहीं आपके मनोबल को, आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाकर आपकी सारी की सारी तैयारी करने की हिम्मत को तो नहीं तोड़ देता। ये मत होने दीजिएगा, क्योंकि याद रखें, आप अनूठे हैं, आपकी परिस्थितियां अनूठी हैं, आपकी सफलता भी अनूठी होगी, बशर्ते आप अपने अंदर के आत्मसम्मान से खुद को जोड़े रखें। आपका आज या आपका अतीत आपका भविष्य कभी निर्धारित नहीं कर सकता, और अगर कर रहा है तो केवल इसलिए क्योंकि आप उसे ऐसा करने दे रहे हैं। कंपैरिजन मेरे ख्याल से मैं कंपैरिजन के बारे में हमने पहले भी बात की थी, और हमने उस एपिसोड में ये भी कहा था कि हमें आपस में कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। और कई बार कंपैरिजन करने का रिजल्ट ये होता है कि हम दूसरों को लक्की और खुद को विक्टिम मानने लगते हैं, और फिर ऐसे में हमारी जो असली पोटेंशियल है, असली कैपेसिटी है, वो कभी बाहर नहीं आ पाती है। और ये बात आज के एपिसोड पर भी यूं की यूं लागू होती है कि कृपया करके कोशिश करिए कि आप अपनी रियल पोटेंशियल को पहचानें। दूसरों ने जो पाया है, आपको नहीं पता होगा कि उन्होंने उसके लिए किस तरह के एफर्ट किए हैं। एकदम।
इसीलिए हर आदमी को ये मान लेना कि इसको सफलता केवल इसलिए मिली है क्योंकि ये लक्की है, ये अपने आप को तसल्ली देना है, ये बहाने बनाने वाली बात है। जैसा कि नितिन ने कहा या मैंने भी अपनी थोड़ी देर पहले एक लाइन में कहा कि आप अपने उस सबसे बड़े डर को तोड़ने की कोशिश करिए, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी, मुझे पूरा विश्वास है। और मैं तो यही कहूँगा कि जज्बे से बात बनती है। शिद्दत वर्ड आपने यूज़ किया, तो शिद्दत और जज्बा, जो लोग थोड़ा इसको ईजी वर्ड में सुनना चाहते हैं मैं उनके लिए बोल देता हूँ। शिद्दत से किसी काम को करने का मतलब है जब आप पूरी लगन के साथ उस काम को करते हैं, और जज्बे का मतलब है कि जब आप उसको अपनी ज़िंदगी का मिशन बना लेते हैं। मैंने नितिन अपनी नौकरी के दौरान कई बार जब इंटरव्यू वगैरह किए हैं कई ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, तो मैंने एक बड़ी दर्दनाक स्थिति देखी है। मैं यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगा कि लोगों ने डिग्री हासिल कर ली है, लोगों ने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, यहाँ तक कि MBA जैसी प्रोफेशनल डिग्री भी उन्होंने हासिल कर ली है, लेकिन जब उनसे उनकी उन ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के हिसाब से उनसे थोड़ी सी भी बेसिक बातें पूछी जाती हैं तो लोग अटकने लगते हैं। और मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं एक ऐसा कल्चर तैयार हो रहा है जहाँ पर हम अपने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, और फिर ये सोचते हैं कि अगर मैंने अपने कॉलेज के 3 साल या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 2 साल, मतलब कुल मिला के अगर मैंने 5 साल में कुछ खास नहीं पढ़ा है, तो 5 हफ्ते या 5 महीने में लाल कोठी या टोंक रोड या अजमेर रोड का कोई कोचिंग सेंटर मेरी लाइफ को बना देगा। मुझे लगता है कि ये खुद के साथ कई बार हम बहुत बड़ा धोखा कर रहे होते हैं। वहाँ पर वो आपको शेप कर सकते हैं, वो आपकी खुद की फाउंडेशन को मजबूती प्रदान कर सकते हैं, लेकिन पहले फाउंडेशन आपका अपना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप महिला हैं कि पुरुष हैं, आप 35 साल के हैं या 22 साल के हैं, आपकी इंग्लिश मजबूत है या कमज़ोर है। तो इसीलिए फाउंडेशन पर जोर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब हम अपनी स्कूलिंग कर रहे होते हैं, कॉलेजिंग कर रहे होते हैं, उस समय हमारे फाउंडेशन पर हमें काम करना चाहिए। ये टिप मैं इसलिए भी दे रहा हूँ कि अगर आप आने वाले समय में अपने छोटे भाई बहन या अपने परिवार के किसी नए यंगस्टर को प्रमोट करें कि वो आने वाले समय में कोई बड़ा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दें, तो उसको ये ज़रूर कहना कि स्कूल और कॉलेज में अगर आप अपने बेसिक्स पे काम कर चुके होते तो आपको इस तरह के शॉर्टकट नहीं अपनाने पड़ते। इसमें एक चीज़ और जोड़ दूं, जिंदगी को इसी क्षण, आज इसी क्षण अपनी जिंदगी की क्लीन स्लेट बना लीजिए। आपने इस क्षण से पहले क्या क्या नहीं किया था उसका रोना रोना बंद कर दीजिए। अपने आप से पूछिए कि मुझे क्या करना है, आज क्या करना है। जिंदगी को फुटबॉल के मैच की तरह मान लीजिए। कितने गोल आप पर हो गए हैं उसका हिसाब मत रखिए। अब देखिए, अब मैं क्या कर सकता हूं इस मैच को जीतने के लिए। अपने आप को याद रखिएगा। जो 2 टिप पे हमने बात करी, पहली, आप बंदर लेफ्ट शोल्डर पे उल्टे कंधे पे बैठे बंदर को खाना खिलाते हो या राइट शोल्डर्स की पॉजिटिविटी को खाना खिलाते हो। पहली चीज वही मजबूत होती चली जाएगी। दूसरा, आप कंपैरिजन से अपने आत्मसम्मान को, अपने कॉन्फिडेंस को मार तो नहीं रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं मुझे अंग्रेजी नहीं आती साहब अब क्या होगा। क्लीन स्लेट कर लीजिए। और तीसरी और आखिरी टिप, और मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण, 2 चीजें इसी क्षण हर सुनने वाले से गुजारिश है कि 2 चीजें पकड़ लीजिए। एक है माई USP एंड सेकंड है माई ब्लाइंड स्पॉट्स। तो मैं लोगों के लिए आसान कर देता हूं, मेरी अच्छी खासियतें क्या हैं और मेरी कमजोरियां क्या हैं जो मेरे ब्लाइंड स्पॉट बन गई हैं। ओके, तो एकदम अपने आप से पूछिए कि मैं अनूठा हूं, मैं यूनिक हूं, मुझे किसी और जैसा नहीं होना। मेरी मजबूती किस चीज में हो सकता है। आपकी खासियत यह हो कि आप बहुत लंबे समय तक पढ़ाई कर पाते हो, और हो सकता है आपकी खासियत यह हो कि आप बहुत छोटे बर्स्ट्स में बहुत प्रोडक्टिव पढ़ाई कर पाते हो। बिल्कुल, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क यह है कि क्या आप अपने आप को अपनी खासियत के हिसाब से तैयार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अपनी खासियत पहचानिए और अपनी खासियत पहचान कर अपनी खासियत को बढ़ाते चले जाइए। और अपने आप को जरूर पूछिएगा व्हाट इज माय USP, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है मेरा। और दूसरा, माय ब्लाइंड स्पॉट। खुद भी ढूंढिए और कम से कम 5 लोगों से अपने बारे में राय लीजिए कि मेरे में बताओ, मेरे व्यक्तित्व में, मेरे पढ़ने के तरीके में, मेरे बेसिक्स में, जो फंडामेंटल्स हैं उनमें क्या कमियां हैं। अपने व्यक्तित्व की कमियां ढूंढिए, अपने पढ़ने के तरीके की कमियां ढूंढिए,
और अपने बेसिक्स की कमियां ढूंढिए, क्योंकि 90% प्रॉब्लम्स कंपटीशन से लेके और हर चीज में जो आपने कही वही है कि हम अपने नींव को कमजोर छोड़ देते हैं। तीनों पे काम कीजिए और देखिए सफलता झक मरा के आपके पास आएगी, आपका पता ढूंढेगी। मैं मेरी आखिरी उसमें एक स्टोरी से जी क्योंकि आज एक स्टोरी होना बहुत ज़रूरी है, तो मैं एक स्टोरी बताना चाहता हूँ जज्बे के ऊपर कि आप किस प्रकार से अगर पूरी लगन के साथ काम करते हैं तो किस तरह से सफलता आपको मिल सकती है। एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी मुझे ध्यान पड़ती है। एक बार एक राज्य था जिसमें एक राजा था और वो राजा थोड़ा सा सनकी किस्म का था और वो जो इंटेलिजेंट लोग उसके राज्य में होते थे उनको सहन नहीं कर पाता था, और जैसे ही उसको किसी इंटेलिजेंट आदमी का पता चलता था वो उसको फांसी दे देता था। एक दिन उसके सैनिक एक बहुत इंटेलिजेंट आदमी को पकड़ के लाए और राजा ने टेस्ट लिया तो समझ गया कि ये उसी कैटेगरी का आदमी है, और राजा ने कहा कि इसे भी फांसी चढ़ाओ। लेकिन जो इंटेलिजेंट आदमी था उसे भी पता था कि इतनी जल्दी मैं मरूंगा नहीं, तो उसने राजा को कहा कि राजा जी आप मुझे मारना चाहते हैं लेकिन मेरी तरफ से एक ऑफ़र है आपको। तो राजा ने पूछा कि क्या ऑफ़र है। उसने कहा कि मैं आपका जो प्रिय घोड़ा है, मैंने सुना है कि आपका एक प्रिय घोड़ा है, मैं उसको उड़ना सिखा सकता हूँ। तो राजा ने कहा कि तू इतना इंटेलिजेंट भी नहीं है और मैं इतना मूर्ख भी नहीं हूँ जो यही नहीं जानता हूँ कि घोड़े कभी उड़ते नहीं हैं। तो उस आदमी ने कहा कि एक बार मुझे चांस दे के देखिए, 1 साल के लिए उस घोड़े को मेरे पास छोड़ दीजिए, अगर वो सीख गया उड़ना तो मुझे छोड़ दीजिएगा, और नहीं तो 1 साल बाद मार दीजिएगा, और वरना आप ऐसे राजा होंगे जिनके पास उड़ने वाला घोड़ा है। तो राजा इस बात में आ गया। राजा ने जेल में उसे वापस भेज दिया 1 साल के लिए, और घोड़ा भी उसको साथ में दे दिया। अब जब वो जेल में वापस आया तो लोगों ने कहा कि हम तो सोचते थे कि तुम इंटेलिजेंट हो, लेकिन हमारी निगाह में तो तुम बहुत बड़े मूर्ख हो, क्योंकि मौत को तुरंत ले लेना ज़्यादा अच्छा है 1 साल मौत का इंतज़ार करने से। क्या कारण है तुमने ऐसा किया? तो जवाब सुनने वाला है उस आदमी का, मैं चाहूँगा कि सब लोग इस पर गौर करें। उसने कहा 4 रीज़न है इसके। सबसे पहला रीज़न, हो सकता है 1 साल के दौरान ये राजा मर जाए तो मुझे नया राजा माफ़ कर दे, क्या पता। सेकंड, हो सकता है कि इस 1 साल के दौरान मैं मर जाऊं नेचुरली। अगर मैं नेचुरली प्राकृतिक मौत मर जाता हूं तो मुझे कोई गिला नहीं है। नंबर 3, हो सकता है कि घोड़ा मर जाए, तो मैं ये कह दूंगा कि मैंने तो उड़ना सिखा दिया था राजा जी, अब क्या करें, घोड़ा ही मर गया। लेकिन अब आप सबका ध्यान होगा कि चौथा कारण क्या है, क्योंकि ये 3 कारण तो ऑब्वियस थे। नंबर 1, राजा मर जाए। नंबर 2, मैं खुद मर जाऊं। नंबर 3, ये घोड़ा मर जाए। और नंबर 4 रीज़न क्या है? उसने कहा नंबर 4 रीज़न है, हो सकता है मैं उस घोड़े को वाकई में उड़ना सिखा दूं। क्या बात है, क्या बात है। तो जो ये नंबर 4 है, घोड़े उड़ते हैं दोस्तों, घोड़े उड़ते हैं, उड़ाने वाले चाहिए। इस दुनिया में बहुत सारे लोगों ने घोड़े उड़ाए हैं, चाहे पॉलिटिक्स का फील्ड हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी का फील्ड हो, चाहे बिजनेस का हो, चाहे सर्विस का फील्ड हो, चाहे कम्पिटिटिव एग्जाम का फील्ड हो। बहुत हम्बल बैकग्राउंड से, छोटे छोटे गांव से, छोटे छोटे कस्बों से तैयारी करने वाले लड़के लड़कियों ने कमाल की सफलताएं प्राप्त की हैं, और वो ये नहीं सोचते रह गए कि वो सीनियर हैं एज में, या वो मैरिड हैं, या उनके बच्चे हैं, या उनके पास रिसोर्सेज की कमी है। उन्होंने अपने आप को देखा सेलेक्ट होते हुए, उन्होंने सपना देखा अखबार में उनका नाम छपा हुआ है, उन्होंने अपनी फ़ोटो इमेजिन की, अपने नाम के नीचे उन अक्षरों को महसूस किया। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। और जो फूल देर से खिलते हैं उनका मजा ही कुछ और होता है। क्या बात वो है। देर तक खिले भी रहते हैं। यदि आप देर से खिलने वाले फूल हैं, यदि जीवन ने आपको शुरुआत में कुछ कठिनाइयां दे दी हैं, तो बस एक शेर से अंत कर रहा हूं अपनी बात का, और अधिक ले जांच, हार मत मानिए, और अधिक ले जांच, देवता इतना क्रूर नहीं है, और अधिक ले जांच, देवता इतना क्रूर नहीं है। थककर बैठ गए क्या भाई, थककर बैठ गए क्या भाई, मंजिल इतनी दूर नहीं है, क्या बात है। मंजिल इतनी दूर नमस्कार। नहीं है। थैंक यू। थैंक यू।